हेलो क्लास 11th। आज हम लोग का लेक्चर है वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट सीख लिया था, मतलब ये सीख लिया था a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आज का लेक्चर है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसको शो करने के लिए हम लोग क्रॉस का सिग्नेचर लगाते हैं। जैसे a क्रॉस b, मतलब कि वेक्टर a में वेक्टर b के साथ ऐसा मल्टीप्लिकेशन कि रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो वेक्टर है, मतलब यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, याद करिए आप लोगों ने a डॉट b सीखा था, a और b का ऐसा प्रोडक्ट कि रिजल्ट स्केलर हो। प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती थी, इसको बोला जाता था स्केलर प्रोडक्ट। ए और बी का कुछ ऐसा प्रोडक्ट कि रिजल्ट या मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हो, इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें होती है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ मिलकर वेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी दो पार्ट में होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, एक उसकी डायरेक्शन पार्ट होगी। मैग्नीट्यूड होता है a क्रॉस b का a b साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन होगी, और आप लोग को बताया जा चुका है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। जैसे आई कैप हुआ करता था, जे कैप हुआ करता था, के कैप हुआ करता था, लेकिन यही सिर्फ यूनिट वेक्टर नहीं होते, बहुत सारे यूनिट वेक्टर होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के लिए। तो यहां पर एक आर्बिट्रेरी यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके, इसको बोला जाता है ईटा कैप। कुछ बुक्स में यहां पर एन कैप भी यूज करते हैं, इससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ईटा कैप, यहां पर ईटा कैप है ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन। ईटा कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है यहां पे। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ और फीलिंग ले लेते हैं। देखिए क्या है, अगर किसी प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, ये प्लेन है और इसमें दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और ये है रहा आपका वेक्टर बी, और इनके बीच का ये एंगल थीटा है। अगर किसी प्लेन में दो वेक्टर है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। कैसे, चलिए देखा जाए। हमें a से b को मल्टीप्लाई करना है। इस प्लेन में दो वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, a से b को मल्टीप्लाई करना है तो अपनी फिंगर्स को a से b की तरफ मूव कराइए। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब ईटा कैप इस डायरेक्शन में होगा, मतलब बाहर की तरफ ऐसे। अब यहां पे हम 2D में 3D को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ लिख रहे हैं या बना रहे हैं। ये जो वेक्टर है ना, ये a क्रॉस b का वेक्टर है। a क्रॉस b मतलब किसका वेक्टर है, ए बी साइन थीटा ईटा कैप, जहां पर ईटा कैप इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो वाला वेक्टर है a क्रॉस b, ये b पर भी परपेंडिकुलर है, साथ में a पर भी परपेंडिकुलर है। कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से मैं किसी और तरीके से आपको समझाता हूं, देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक प्लेन है और इस प्लेन में दो वेक्टर्स मौजूद हैं, जैसे मैं दिखाऊं, ये रहा आपका वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और इसी प्लेन में एक दूसरा वेक्टर बी मौजूद है और इनके बीच का एंगल है थीटा।
ठीक है। अब हमें ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से बी की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे, ए से बी की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे, थंब ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब किधर, इधर आएगा। ये जो वेक्टर है ना ऊपर की तरफ इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इस ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ठीक, अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, या यूं कहिए कि मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करना हो, हमें ए क्रॉस बी ना पता करके बी क्रॉस ए पता करना हो। ये रहा आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। इस बार हमें ए क्रॉस बी नहीं पता करना है, इस बार बी क्रॉस ए पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो हमेशा उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस प्लेन में ए और बी है, अभी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, लेकिन बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो अभी क्या करेंगे, बी से ए की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ फिंगर्स को मूव कराने पे थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ है इसका मतलब कि हम इसको बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बता सकते हैं। मतलब ये है कि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए जस्ट नीचे की तरफ होगा। ये क्या होगा बेटा, बी क्रॉस ए। इसका मतलब पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, और दोनों के बीच के एंगल का साइन, और इसकी डायरेक्शन इस ए क्रॉस बी के जस्ट रिवर्स है। इस वजह से यहां पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ईटा कैप ना होके माइनस टाइम्स ईटा कैप होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। आप लोगों ने नेगेटिव वेक्टर पढ़ रखा होगा। तो ये रहा आपका ए क्रॉस बी और ये रहा आपका बी क्रॉस ए। यहां पर भी इसको समझने की कोशिश करिए। तो ए से बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो आपका प्रोडक्ट वेक्टर ऊपर की तरफ था, इस कॉपी या फिर इस नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। और अगर मैंने बी से ए का मल्टीप्लाई किया होता या करूं, बी से ए को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ नहीं, इस बार नीचे की तरफ, ठीक है। यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या होते हैं, ए क्रॉस बी में अगर हम माइनस बी क्रॉस ए कर दें, बी क्रॉस ए, तो ये सही है। लेकिन हाँ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स्ड है, मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी साइन थीटा, यहां भी ए बी साइन थीटा ही है, बी ए साइन थीटा का ये ए बी साइन थीटा सेम है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उनका रिजल्ट वेक्टर हमेशा उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या है डेफिनेशन स्टूडेंट्स, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच जो एंगल होगा उसका साइन, और साथ में हमें क्या अटैच करना है यहाँ पे, डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कुछ स्पेसिफिक है। ये डायरेक्शन कैसे आप लोग निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स में ए का बी से मल्टीप्लाई हो रहा है या बी का ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, और इसको मैं बोल रहा हूं सी, एक नया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। हमें मालूम है कि ये जो डायरेक्शन है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना होगा।
फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं कि ए और सी, वेक्टर ए और ये रिजल्ट वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सोचिए जरा, ए और सी हमें मालूम है कि ए और सी ये दोनों वेक्टर तो परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्लेन में ए और बी होगा उसकी या तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ सी होगा या तो नीचे की तरफ होगा, लेकिन हाँ होगा तो परपेंडिकुलर। अगर ए और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। हम लोगों ने सीख रखा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लूं, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट ये भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं। किसी प्लेन में दो वेक्टर्स ए और बी है, ये ए और ये रहा बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है तब भी यहां पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों के साथ, ए के साथ भी रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है, बी के साथ भी रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है। और अगर नीचे की तरफ होगा मतलब अंदर की तरफ होगा तब भी 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने सीख रखा है अभी अभी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, जबकि आपका जो डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था ए डॉट बी वो बी डॉट ए के इक्वल होता था, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, बी क्रॉस से नीचे की तरफ है, अगर मैं बी क्रॉस ए में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब कि सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड पहले से सेम था, मतलब इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा वेक्टर ए में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है बी प्लस सी से। अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब यहां पर वेक्टर ए बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। थर्ड, अगर दो पैरेलल वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो क्या आएगा? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का साइन, यहां पर तो जीरो है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब कि हो जाएगा जीरो वेक्टर, डायरेक्शन लगी हुई है, मतलब कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आप लोगों ने सीख रखा होगा कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था। अभी क्या है? दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, यहां पर दूसरा वाला वेक्टर भी आई कैप ही है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 साइन, अब दोनों वेक्टर्स दोनों आई कैप ही हैं तो एक दूसरे के साथ एंगल जीरो होगा, साइन जीरो थीटा कैप, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब जीरो। ठीक है, ऐसे ही जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा? जीरो, के क्रॉस के ये भी क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है।
ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं अगर आपसे बात करूं, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जे कैप के साथ। आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फील कर लीजिए, बाद में इसकी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप इधर होगा। ये रहा आपका वाई एक्सिस, मतलब कि जे कैप इधर होगा। अब देखिए, आपको मल्टीप्लाई किससे किसको करना है? आई कैप से जे कैप को। आई कैप इधर है, आई कैप से जे कैप को मल्टीप्लाई करना है। ये रहा आपका जे कैप। तो आपका रिजल्ट किधर आ रहा है? आई कैप से जे कैप इधर की तरफ आ रहा है। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो तो इधर आएगा, मतलब किधर आएगा? जेड एक्सिस में। ठीक है, फिर से एक बार चेक करिए। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप इधर। ये रहा आपका वाई एक्सिस, मतलब जे कैप इधर। और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जे कैप के साथ, मतलब आई से जे की तरफ आप फिंगर्स को मूव कराइए। तो थंब किधर? बाहर की तरफ ना, इधर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा वो किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा। ठीक है, अब जो भी आएगा उसमें दो पार्ट होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको अटैच करना है। किधर आ रही है? किधर आ रही है फ्रेंड्स? बाहर की तरफ। अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है, तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? के कैप। यहां पर हम डायरेक्शन को पहले ही ले लें, के कैप। मैग्नीट्यूड आप फिल कर लीजिएगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच के एंगल का साइन लेना है। तो दोनों के बीच के एंगल, आई और जे के बीच के एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 के कैप, मतलब के कैप। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू स्टूडेंट्स के कैप। ऐसे एक और क्वेश्चन, अगर मैं इसी का जस्ट रिवर्स ले लूं, जे क्रॉस आई, तो रूल से तो आप पहले ही माइनस के कैप लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? फील कर लीजिए। ये रहा आपका आई, ये रहा आपका जे, और अभी मल्टीप्लाई करना है जे को आई से, ना कि आई को जे से। जे को आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फिंगर्स को किधर मूव कराएंगे? ऐसे मूव कराएंगे। ये रहा जे, जे से आई की तरफ मूव कराएंगे तो थंब अंदर की तरफ है। अच्छा, इधर की तरफ क्या है स्टूडेंट्स? जेड एक्सिस। तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस, मतलब कि अंदर की तरफ का वेक्टर क्या होगा? माइनस के है। ठीक है, फिर से एक बार चेक करिए। जे को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे ये है और आई ये है। जे से आई की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे तो थंब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि जेड एक्सिस है तो अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस होगा, और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड के लिए जगह, और यहां पर हम लोग अटैच कर दे इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड आप डिसाइड कर लीजिए, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल, जे और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री, हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करा जाए। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका 3D। के को जे से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, ये वाई एक्सिस मतलब जे कैप, और ये है जेड एक्सिस मतलब के कैप। ठीक है, के को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। के और ये रहा जे, के से जे की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, के से जे की तरफ फिंगर्स को मूव कराएंगे, के से जे की तरफ, तो थंब किधर? इधर। इधर अगर एक्स एक्सिस इधर, माइनस एक्स एक्सिस होगा। माइनस एक्स एक्सिस का मतलब डायरेक्शन क्या होगी? माइनस आई कैप, क्योंकि उधर आई कैप है तो इधर क्या होगा? माइनस आई कैप। पहले वाले वेक्टर का मॉड, दूसरे वाले वेक्टर का मॉड, दोनों के बीच के एंगल का साइन, और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है? माइनस आई कैप। ये पूरा 1 हो जाएगा, मतलब माइनस आई कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहीं पर बात करूं, जे को कैसे अप्लाई करना है? जे क्रॉस के, फिर से देखिए, ये रहा जे,
ये रहा के, ठीक है। और जे से के को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि फिंगर्स को किधर से किधर, जे से के की तरफ, थंब इधर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, पहले वाले वेक्टर का मॉड, दूसरे वाले वेक्टर का मॉड sin 90 और आई कैप, मतलब आई कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है जरा देखिए। आई जे के, अब किसी से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। यहां पर देखिए मैंने आई से जे को मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था के गैप। यहां से देखिए कैसे होगा, आई जे, जंप नहीं करना, आई से जे को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को छोड़कर थर्ड वाला आएगा, मतलब क्या आएगा के। अगर आप सर्कल में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कि आई से जे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव लगा दीजिएगा। फिर से देखिए कैसे ट्रिक काम करेगी। आई को जे के साथ, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को छोड़कर थर्ड वाला आएगा, ठीक है, थर्ड वाला आ गया। अब डिसाइड करना आपको डायरेक्शन, यहाँ पे सिग्नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। आई जे इज इक्वल टू के, आई का जे के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड वाला आया के, और डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। अभी यहां पर देखिए जे को अगर आप आई के साथ मल्टीप्लाई किए होते, जे को आई के साथ, तो जे और आई को छोड़कर तीसरा वाला आता, लेकिन यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस वजह से यहां पे क्या आ गया है माइनस। फिर से एक बार चेक करिए, यहां पर जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के और जे को छोड़कर तीसरा वाला क्या है आई, यहां पर आई आ गया है। अब डायरेक्शन को चेक कर लीजिए, मतलब कि सिग्नेचर चेक कर लीजिए, तो के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं आप, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब क्या आएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस को करके या फिर कुछ और एग्जांपल को करके देख लिया जाए, ट्राई करते हैं। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो थर्ड वाला आएगा के कैप, ठीक है। अब डायरेक्शन को चेक करना है, आप उल्टा चल रहे हैं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब कि माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ मेन फीलिंग वही थी जो आपने पहले किया था। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ए एक्स ए वाई और ए जेड है, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और हमें ए क्रॉस बी करना है, मतलब ए को बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने डॉट मल्टीप्लाई किया होगा दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई किया होगा, एक बार रिजल्ट को रिकॉल करा लेते हैं। अगर ए और बी का हमें डॉट मल्टीप्लाई चाहिए था तो क्या करते थे स्टूडेंट्स, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, मतलब ए एक्स बी एक्स, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ ए वाई बी वाई, और के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, मतलब कि ए जेड बी जेड, ये हुआ करता था। लेकिन ये अभी टॉपिक नहीं है, अभी हमें तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इसके लिए दो तरीके, एक जो जनरल जो सबसे पहले आपको सीखना है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट मेथड को, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे देख लीजिए क्योंकि ये फीलिंग है हमारी। वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अच्छा स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स आएंगे, कुल मिला के 9 टर्म्स आएंगे। चलिए चेक किया जाए कौन कौन से। ए एक्स आई कैप को पिक करिए और दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई, क्रॉस। चलिए
ए एक्स बी एक्स मतलब मैग्नीट्यूड तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी एक्स, और आई कैप का आई कैप के साथ कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि ये स्केलर है बेटा, ये इतना पार्ट स्केलर है, इसको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आई कैप। तो जब हम किसी जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब 2 टू द 4 टाइप का, तो वहां पर कोई सिग्नेचर नहीं लगाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले टर्म को उठाइए और तीनों में मल्टीप्लाई करिए। चलिए, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और ये ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस, इसको पिक करिए, तीनों में मल्टीप्लाई करिए, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक, अब फिर से वही रूल आपको याद आना चाहिए, आई जे के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई मतलब कि ये दोनों तो इक्वल वेक्टर है, मतलब कि सेम वेक्टर है, और इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, फाइनल टर्म 0 प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई और जे को छोड़कर थर्ड वाला मतलब क्या, ठीक है, और आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब कि प्लस। ठीक है, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये यहां पे ऐसे चल रहा है, आई क्रॉस के, आई को के कैसे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आई और के कैप को छोड़कर आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, जे कैप। अब आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, मतलब कि क्या लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस, यहां पर आइए, ए वाई बी एक्स जे का आई के साथ, जे का आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जे और आई को छोड़कर थर्ड के कैप। अब आपको डिसाइड करना है माइनस या प्लस, तो जे का आई के साथ आप उल्टा चल रहे हैं, इसका मतलब माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए ये वाला टर्म ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर से यहां पर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब कि इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, टर्म पूरा 0 प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे का के कैप के साथ मतलब क्या आ जाएगा, आई, और आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब कि प्लस, यहां पर आ जाएगा आई कैप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब थर्ड जे कैप। अब प्लस या माइनस खुद डिसाइड कर लीजिए, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे
के क्रॉस जे इस तरीके से आप चल रहे हैं, के का जे के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आई, लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं मतलब कि माइनस के साथ, माइनस आई कैप, और लास्ट में के क्रॉस के मतलब कितना हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप के कोएफिशिएंट को एक साथ कर लीजिए और उनको कॉमन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 टर्म है, और इसमें आई कैप के कोएफिशिएंट को आप देखिए, यहाँ पर रहा आई कैप का कोएफिशिएंट ये, और यहाँ पर ये, इसमें से आई कैप आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और आई कैप कॉमन ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस अब जे कैप का यहां पर है ये टर्म, और जे कैप का यहां पर है ये टर्म, इन दोनों में आप जे कैप कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड जे कैप, प्लस यहां पर आप के कैप कॉमन ले लीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यहां पर के कैप कॉमन लीजिए, आपको क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और ठीक फ्रेंड्स, कुछ टीचर्स या कुछ राइटर्स यहाँ पर माइनस को कॉमन करके लिखते हैं जिससे कि ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है वो डिटरमिनेंट के रिजल्ट के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट को आप डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको लास्ट लाइन इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप, यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये वाला टर्म, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप, और ये वैसे ही रख रहे हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये बहुत ही आसान सा है, इतना आपको काम नहीं करना पड़ेगा उसमें। सीखिए यहाँ पे हमें ए क्रॉस भी करना है, इज इक्वल टू, आप एक डिटरमिनेंट बनाइए और इसके 3 रो में सबसे पहली रो में आई कैप जे कैप और के कैप को डाल दीजिए। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और ये रहा के कैप। अब सेकेंड रो में पहले वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को डालिए, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को डालिए, मतलब कि बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक, अब चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट मतलब जो कि हमारा आई कैप है उसको पिक कर लीजिए। ये आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास कितने एलिमेंट्स बचेंगे, ये 4 एलिमेंट्स। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, लेकिन हाँ जिस ऑर्डर में इन चारों में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वही आगे भी करिएगा। मतलब कैसे, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको इसके साथ। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए वाई बी जेड और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब कि बी वाई ए जेड, और इन दोनों टर्म्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, पहले रो में से आई कैप एलिमेंट को आप बाहर ले लीजिए, ये जिस रो और ये जिस कॉलम में है उसको डिलीट करिए और बचे हुए 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब यहां पे जे कैप, याद रखिएगा जब भी जे कैप आता है तो अपने साथ माइनस लेके आता है।
ठीक है, माइनस के साथ आएगा हमेशा। चलिए, अब ये जे कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट करें, तो आपके पास फिर से 4 एलिमेंट्स बचेंगे, ये वाला, ये और फिर से उसी ऑर्डर में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि आपने पहले कर रखा था। मतलब इसका इससे किया था, तो अभी इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, ठीक है। ax bz और इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, bx az, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इस रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस, अब इसको हटाइए, अब किसको पिक करेंगे, अब थर्ड वाले को, माइनस अपने साथ सिर्फ जे कैप ही लेके आता है, के कैप नहीं लाएगा, तो के कैप, और के कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट करिए, फिर से 4 एलिमेंट बचे, ax by में से bx ay को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक फ्रेंड्स। और रिजल्ट्स को जरा देखिए तो बिल्कुल वही रिजल्ट्स है जो आपने पहले कर रखे थे। कौन कौन से देखिए, ay bz माइनस by az आई कैप माइनस ax bx az, वही है j कैप, और यहाँ पर k कैप होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वेक्टर ए है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है 1i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप जे कैप के कैप। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को इनपुट करेंगे 2, यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट -1, के कैप का कोएफिशिएंट 1, ठीक है। फिर बी के 1 1 2, ठीक। अब चलिए आई कैप को लीजिए, आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए तो बचे 4 एलिमेंट्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 × 2 मतलब -2, 1 1 जब 1 मतलब -1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जे हमेशा आपके साथ माइनस लेके आता है, माइनस। अब इस वाली कॉलम को आप डिलीट करिए, आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 मतलब -1, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस के कैप, और ये जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए और जिस रो में, तो आपको ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, 2 1 जा 2, माइनस, पहले से ही यहाँ पे एक और माइनस आप लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, -3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। आप यहाँ पे 3 कॉमन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 3 अगर हम कॉमन ले लें तो -i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो का एप्लीकेशन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉर्क, टॉर्क फाइंड करने के लिए, मतलब कि किसी फोर्स ने किसी बॉडी पर कितना टॉर्क बनाया है। अभी टॉर्क होता क्या है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो टॉर्क को समझने के लिए, तो क्या है टॉर्क पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के साथ टॉर्क को देखेंगे, ठीक है। पहले टॉर्क को समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास एक स्ट्रिप है और यहाँ पर हमने इसको पिवोट कर रखा है, मतलब कि कील लगा रखी है, ठीक है, और हम इस स्ट्रिप के इस पार्ट पर सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमने फोर्स लगा रखा है F का। तो यहाँ पर ये फोर्स इस स्ट्रिप को मूव कराएगा कि घुमाएगा, डेफिनेटली घुमाएगा। अगर हम किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएं और ये बॉडी हिंज्ड ना हो,
तो ये बॉडी लीनियर मोशन करती है, लीनियर मोशन फोर्स लगाने पर। और यहां पर हमने बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे पहले बात तो फोर्स नहीं लगाया है, दूसरा ये बॉडी हिंज्ड है, यहां पर पिवोट कर रखा है। तो अभी क्या होगा कि ये बॉडी लीनियर मोशन ना करने की बजाय ये एंगुलर मोशन करेगी, मतलब मूव नहीं करेगी, घूमेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। तो रोटेशनल मोशन जो है वो जिस फिनोमेनन की वजह से होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। मतलब कि फोर्स का वो बिहेवियर जब वो किसी बॉडी को मूव कराता है तो उसको फोर्स बोलते हैं, लेकिन फोर्स का ही वो बिहेवियर जब वो किसी बॉडी को रोटेट कराता है तो उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क का मेजरमेंट क्या होता है? टॉर्क का मेजरमेंट होता है, टॉर्क को टॉ से शो करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, कितना आपने फोर्स लगाया है, इनटू ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि आपने किस लाइन पर फोर्स लगाया, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हिंजिंग पॉइंट and line of action of force। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स F इंटू डी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं रोटेशनल पॉइंट। रोटेशनल पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है को अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क मिलता है। मतलब फोर्स बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क मिलेगा। हम लोग टॉर्क का जो एक्चुअल लेक्चर है वो बाद में करेंगे सेपरेट चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर टॉर्क बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पता चले। ठीक है, तो फोर्स और फोर्स की लाइन से हिंजिंग पॉइंट या रोटेशनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है ना, टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है, स्केलर फॉर्म। ठीक है ना, लेकिन स्केलर फॉर्म, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क किधर की तरफ होगा, टॉर्क बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर हम फोर्स को इधर की तरफ लगाते हैं, बॉडी ऐसे मूव करती है, मतलब क्लॉकवाइज बॉडी ऐसे मूव करती है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज मूव करती, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर मानी जाती है, अंदर की तरफ मानी जाती है। ठीक है, तो अगर इसके पास डायरेक्शनल क्वांटिटी है, अगर ये टॉर्क डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। इसकी जनरल, इसका ये जनरल मीनिंग है, जनरल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वेक्टर के साथ थोड़ा सा और बेहतर है। अगर आपके पास एक बॉडी है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की हो सकती है ये, और हमने एक फोर्स लगाया F का, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपने F फोर्स लगाया, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, हमने ये मान रखा है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन
है, मतलब फोर्स की ये लाइन है जिस पर आपने फोर्स को लगा रखा है, ठीक है। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर टॉर्क का अमाउंट जानना है तो हमें क्या करना होगा, फोर्स और यहां से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इसका मल्टीप्लिकेशन लेना होगा, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा F इंटू टी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें सब कुछ वेक्टर फॉर्म में करना है, तो ये वेक्टर F और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से इस रोटेशनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बना रहे हैं, ये रहा वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर R। और मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है इस वेक्टर R के साथ कुछ एंगल थीटा पर है, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी से आप साइन थीटा यूज करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, डी अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, जिसका मेजरमेंट कितना होगा R, वेक्टर R है R, तो D कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, D हो जाएगा R sin थीटा। तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके लिख सकते हो, मतलब कि टॉर्क को आप ऐसा भी लिख सकते हैं F R sin थीटा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा है जैसे कि ये इसका मैग्नीट्यूड हो, याद करिए A क्रॉस B इक्वल टू, अभी डिस्कस किया आप लोगों ने, ए बी साइन थीटा ईटा है। अगर मैं दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लूं ए क्रॉस बी, तो क्या करना पड़ेगा, इधर मैग्नीट्यूड बचेगा सिर्फ ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि एफ आर साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ, बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ आर साइन थीटा मतलब आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लेना है तो क्या करेंगे हम, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू टॉर्क का वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में हमें टॉर्क पता करने के लिए दो वेक्टर चाहिए। कौन कौन से वेक्टर चाहिए, वेक्टर एफ मतलब कि फोर्स वेक्टर चाहिए, और दूसरा डी वेक्टर नहीं, ये फोर्स जिस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट से रोटेशनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर चाहिए, वेक्टर आर। और तब अगर हम आर को एफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर टॉ मिलेगा, मतलब कि टॉर्क का वेक्टर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमें दो चीजें चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड का फोर्स का वेक्टर चाहिए, दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से रोटेशनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर चाहिए, वेक्टर डी नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। और यही जो है वो टॉर्क का फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं। एक बॉडी है और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया है, वो फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ठीक है। और ये बॉडी जिस पॉइंट पर, इस बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ 1,3,-2 है, और ये बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,-1,1, ठीक है। मतलब ये फोर्स वेक्टर और ये फोर्स इस बॉडी के जिस पॉइंट पे काम कर रहा है उसका यहाँ पे लोकेशन दे रखा है, मतलब कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट मूव करेगी मतलब रोटेट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। आपसे पूछ रहे हैं कि इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, फोर्स का टॉर्क, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूले पे जाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। आपके पास फोर्स वेक्टर तो है, आपके पास क्या नहीं है,
आर वेक्टर होता क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से रोटेशनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को लर्न रखिए, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए, या दो वेक्टर्स या दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर आप कैसे पता करते थे? अगर ये ax a1 b1 c1 है और ये वाला पॉइंट है a2 b2 c2, तो ये वेक्टर कैसे पता चलता था बेटा? a2 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस b1 j कैप प्लस c2 माइनस c1 k कैप। ये वेक्टर ए हो जाता था। ठीक है, यहां पर हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? ये वाला वेक्टर चाहिए। और ये वाला वेक्टर आपको पता चल सकता है, कैसे पता चलेगा? वेक्टर r इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करिए, आई कैप लगाइए, -1 -3 प्लस -1 -3 जे कैप प्लस 1 माइनस ऑफ -2 के कैप। याद आया ये? ठीक है, चलिए 2 माइनस 1 मतलब 1 आई कैप -4 जे कैप और ये हो जाएगा +3 के कैप। ये आपका वेक्टर आ रहा है। आपके पास दोनों वेक्टर्स है, वेक्टर एफ भी है, वेक्टर आर भी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। और क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता है, कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप को इनपुट करेंगे। पहले वेक्टर आर के कोएफिशिएंट्स कौन कौन है? 1 -4 3 1 -4 3। और वेक्टर एफ के जो कोएफिशिएंट्स है वो कौन कौन से हैं? 2 3। यहाँ पर जे कैप का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 है। मतलब क्या हो जाएगा? 2 3 और 0। अब यहाँ पे आपने पहले से सीख रखा है, आई कैप जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -4 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 0 3 3 9। और आपको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब जे कैप आता है तो माइनस अपने साथ लेके आता है। ठीक है, जे कैप ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाइए तो 1 × 0 मतलब कि 0, 3 2 6 मतलब -6 प्लस के कैप इसको हटाइए। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 1 3 4 2 8 -8 एक माइनस आप लाते हो तो माइनस माइनस प्लस -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 11 के कैप। ये आपका है टॉप। ये टॉर्क विद डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप है। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इतना न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर क्या है? टॉर्क यूनिट। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर। टॉर्क क्या है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और, अगर आपको ये वेक्टर आर डायरेक्ट दे रखा है तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम, और इसकी कोई दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स होने चाहिए। ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दोनों एडजेसेंट साइड्स
का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, उनका क्या ले लीजिए, मॉड। क्यों मॉड लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट तो ए क्रॉस बी से वेक्टर मिलेगा, उसका आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपको करना आता है, उसका क्या ले लेंगे बाद में हम लोग, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब कैसे है ये, देखिए कैसे हुआ, मतलब इसकी प्रूविंग है। आपको मालूम है कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, ठीक है। और किसी भी एरिया, किसी भी पैराग्राम का एरिया होता कितना है, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ इसको। ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, यहाँ पर ईटा कैप नहीं लगा रहा है, इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, मॉड। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अच्छा ए क्या है, ए है एक साइड की लेंथ ओ ए बी सी और ये डी। ए क्या है, ए है ओ ए साइड लेंथ, और बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस मतलब सी डी। और आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि किसी भी पैरेलग्राम का एरिया कितना होता है, कोई भी एक पैरेलल साइड और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से क्या मिलेगा आपको, एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहीं पे आपसे बात की जाए कि किसी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अगर उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड के वेक्टर दिए हो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड ले लीजिए, लेकिन ए क्रॉस बी का मॉड लेने से तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ट्रायंगल को कंप्लीट करें तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका हाफ पार्ट ही चाहिए, तो आप क्या करिए, इसका हाफ कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दे रखे हैं, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड का हाफ कर लीजिए। यहीं पर एक और बात आती है कि किसी भी पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल्स के वेक्टर्स दे रखे हैं, ये वेक्टर ए, ये डायगोनल का पहला वेक्टर और ये दूसरा डायगोनल वेक्टर, और इसका एरिया पता करना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए और बी एडजेसेंट साइड नहीं है, यहाँ पर ए और बी डायगोनल्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक की प्रूविंग करी है, दोनों की नहीं प्रूविंग करा है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इन दोनों की प्रूविंग क्लास 12th में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर जानना है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे। कुछ न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे पता चलते हैं, अभी अभी आप लोगों ने एक लॉजिक सीखा है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जबकि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। चलिए क्वेश्चन 1, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, और इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ठीक है। तो
हम लोग को सिंपल से एक लॉजिक याद आना चाहिए कि अगर दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हमारा वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के कोएफिशिएंट्स 2 -3 -1, जे कैप का कोएफिशिएंट -6 9 3। आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, 3 3 9 -9 -1 इंटू 9 -9 एक 9 एक माइनस आप अपनी तरफ से लाते हैं तो +9 माइनस जे कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में इसको छोड़िए 3 2 6 -6 -1 तो +6 हो जाएगा और एक माइनस आप अपनी तरफ से लेके आते हो, ठीक है, प्लस के कैप, ये कॉलम को छोड़िए 9 2 18 6 3 18 और आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब 0 वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है या 0 है तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन अ वैल्यू डिटरमिन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। यहाँ पर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आपको क्या पता करना है, एक यूनिट वेक्टर पता करना है, लेकिन एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है। आपको मालूम है कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों पर एक साथ परपेंडिकुलर होता है। ये वेक्टर सी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। अगर हम वेक्टर सी पता कर ले जाए तो हम इस तरफ का यूनिट वेक्टर भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि जो वेक्टर सी होगा उसमें हम सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, हमें पहले वो वेक्टर पता कर लेना चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, फिर उसका हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना चाहिए। तो चलिए ए क्रॉस बी से निकलने वाले वेक्टर का नाम हम अपनी तरफ से सी लिख रहे हैं, सिर्फ नाम लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कोई एक्स भी मान सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे वो निकलेगा कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट से, आई कैप जे कैप और के कैप, 2 1 1 1 -1 2 आई कैप 2 + 1 माइनस जे कैप 2 to the 4 -1 प्लस के कैप -2 -1। स्टूडेंट सी कितना हो जाएगा 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें वो वेक्टर पता करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर और साथ में यूनिट वेक्टर हो। तो ये जो वेक्टर है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये तो वेक्टर है। हमें इसी की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे, सी कैप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर सी में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 3 का स्क्वायर मतलब 9। 3 कॉमन करिए, आई कैप -जे कैप -के कैप अपॉन √27 कितना
कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 i माइनस j माइनस k और ये हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा i माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर होगा, ये जो यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिर से एक बार प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमें एक ऐसे वेक्टर की तलाश थी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, साथ में यूनिट वेक्टर हो। तो पहले इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, फिर हम उस दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 यूनिट एंड which is perpendicular to both two vectors। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसकी लेंथ मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट का हो और साथ में उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जो दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं कौन कौन से हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k और वेक्टर बी दे रखा है i प्लस j माइनस k। हमें एक ऐसे वेक्टर की तलाश है जो 7 मैग्नीट्यूड का हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मान लेते हैं वो वेक्टर सी है और इसमें क्या खास बात है कि इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट का हो। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन हो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक, हमने पहले से बता रखा है आप लोगों को कि किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन अटैच करना बाकी है। डायरेक्शन कैसे मिलेगी, डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, 7। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर चाहिए होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है स्टूडेंट्स वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अभी यूनिट वेक्टर नहीं बना, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, यूनिट वेक्टर। फिर से एक बार चेक करते हैं, हमें एक वेक्टर की तलाश थी जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट था। ठीक है, और डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी। ठीक है, सी में ये खास बात थी। तो 7 उसका मैग्नीट्यूड है, अभी हमें डायरेक्शन अटैच करना था। फिर से एक बार चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर हमेशा और हमेशा दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। अब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल गया, लेकिन हमें उसका क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया यूनिट वेक्टर और उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 7 यूनिट का वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 ए क्रॉस बी कैसे पता चलेगा आपको, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं यहाँ पे सेपरेटली। i j k 2 minus 3 6 1 1 1 i ये और ये गया -3 -6 माइनस जे हमेशा माइनस के साथ आता है, ये गया 2 1 2 -6 प्लस k ये गया 2 1 2 प्लस 3, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लस 3 i ये हो जाएगा -9 i ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस प्लस 4j और प्लस 5k। ठीक है, ये हो गया उसका क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी उसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो लगे हाथ मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड करिए,
ये हो जाएगा √122। ठीक है फ्रेंड्स, 7a×b -9i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन √120। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो देख लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट यही है। ठीक है, 7 ईटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रूफ दैट a×b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² माइनस a.b²। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है। देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है मॉड ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है, मॉड ऑफ a×b स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² माइनस a.b का स्क्वायर। ठीक है, पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए खुद से। ठीक है, चलिए देखते हैं। LHS a×b, मॉड ऑफ a×b स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो? मॉड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो ab साइन थीटा, इसका टोटल स्क्वायर होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ईटा कैप यहाँ पे लगेगा नहीं। ab साइन थीटा स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करिए, a² b² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को दो तरीके से लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे यूज करिए इसको, a² b² और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a² b² मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, माइनस फिर से ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, a² b² कॉस स्क्वायर थीटा, a² b² माइनस ये क्या लिख सकते हैं आप लोग, ab कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। इज इक्वल टू a² b² और स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, ab cos थीटा, ये होता है a.b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b इसका स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है? a×b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं आप लोग को। ठीक है,